एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स की ये 7वें पार्ट में हम लोग जो महत्वपूर्ण आर्थिक से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे। बजट की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे, बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का, क्योंकि बजट में पूरे वर्ष भर के हमारी आर्थिक गतिविधियों का एक विजन भी उसमें होता है। कौन कौन सी स्कीम, कौन सी योजनाएं, कौन से केंद्र, कितने केंद्र खुलने का, ये सारे प्रावधान बजट में दिए रहते हैं और उससे प्रश्न हूबहू गारंटी के साथ है, ये गारंटीड है कि प्रश्न उसमें से आना ही आना है। आइए शुरू करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला है और ओएनजीएस विदेशी लिमिटेड को, ओएनजीसी, देखिए ओएनजीसी है ये, ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का, ध्यान देना है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न और ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देश में प्रमुख 13 महारत्न कंपनियां हैं, चूंकि इस बार 13वीं बनी है तो ये प्रश्न इस पर बनना जरूरी है कि पूछ लिया जाए आपसे विकल्प में कि 4 कंपनियों का नाम दिया जाए, कौन महारत्न है कौन नहीं है। तो जो देश में प्रमुख 13 महारत्न कंपनियां हैं, भारत इस्पात प्राधिकरण सेल 2010 में सबसे पहले बनी, फिर आईओसी 2010 में, फिर कोल इंडिया 2011 में, गेल 2013 में, पीजीसीआईएल 2019 में, पावर ग्रिड पीएफसी 2010 में, ओएनजीसी 2010 में, एनटीपीसी 2010 में, भेल 2013 में, बीपीसीएल 2017 में, एचपीसीएल 2019 में, आरईसी 2022 में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल जो है ये 2023 में इसको बनाया गया है। तो परीक्षा की तैयारी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जैसे आप ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपने देखा कि ये महारत्न कंपनी बनी, तो जो भी भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं उनकी लिस्ट आप देख लें, और महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी बनने की क्या शर्त है, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोज को देखें। उसमें ये 7वां पार्ट है करंट अफेयर्स का। महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना नेटवर्थ बिजनेस होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों की कितनी प्रॉफिट होनी चाहिए, जिसके आधार पर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2013-23 बहुआयामी गरीबी सूचकांक का कंसेप्ट है। इसमें 10 मानक होते हैं और 10 मानक में से जो राज्य 1/3 प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको उस सूचकांक में मान लिया जाता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में है। तो बहुआयामी गरीबी वाले सिर्फ 5 राज्यों को अगर आप देखें तो बिहार पहले नंबर पर है, फिर झारखंड, फिर मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सबसे अधिक गरीबी को, बहुआयामी गरीबी को कम करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने बहुत ज़्यादा कम भी किया है, ये प्रतिशत उस रिपोर्ट में दिया गया था। वैसे तो चौथे नंबर पर है लेकिन इसने गरीबी को कम भी किया। चूँकि बड़ी जनसंख्या है इसलिए इनके बड़े प्रयास के बाद भी अभी ये उस दायरे में आते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, नीति आयोग, भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा। इसमें राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर। 2021 में इस रिपोर्ट में गुजरात शीर्ष पर था। 2023 में ये निर्यात तैयारी सूचकांक 1 साल बाद तैयार किया जाता है, ये 2023 में पब्लिश किया गया है, 2022 का है और 2022 में तमिलनाडु शीर्ष पर है, ये आपको याद रखना है। पहाड़ी और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और स्थलरुद्ध क्षेत्रों में हरियाणा शीर्ष पर है। मिशन इवाल्व, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। मिशन इवाल्व को प्रारंभ किया है सिडबी ने, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। और मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है 50,000 इलेक्ट्रिक वाहन को वित्त पोषित करना। भारत जो जलवायु परिवर्तन पर अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, 2070 का इसका लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन का, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का भी है कि हम ज़्यादा धुआं मुक्त गाड़ियों का प्रयोग करेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लक्ष्य को लेकर के तमाम योजनाएं चल रही हैं। फेम 1 थी, आपने देखा था, फेम 2 योजना भी इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज़्यादा सब्सिडी प्राप्त की है। अब उसी से जुड़ा हुआ सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कि ये लोग भी इस क्षेत्र में आ गए हैं, उसने मिशन इवॉल्व योजना चालू की है, वो भी इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है और जो भी परीक्षाएं बीच में हुई हैं उसमें इनसे प्रश्न बनाए भी गए हैं। 7 कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इनकी स्थापना का कार्य
2027-2028 तक पूरा किया जाना है। बजट 2023-24 की महत्वपूर्ण घोषणाओं को आइए देखते हैं। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बजट में घोषणा हुई है। प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। जो फ्री अन्न योजना मोटे अनाजों की चला रहे हैं, बढ़ावा दिया गया है, बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान इसमें है। उसमें देखिए अनाजों में ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कोदो, सामा इत्यादि अनाजों को शामिल किया गया है। अभी हमने आपको पिछले वीडियोज में ये भी बताया था कि इन्होंने एक गाना भी इंडिपेंडेंस अन्न योजना पर किया है, जिसमें फाल्गुनी शाह के साथ उनकी आवाज़ भी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की तरफ ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी बजट में भी घोषणा की गई है। 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। ये प्रश्न पिछले प्रीवियस एग्जामों में, पीसीएस के स्तरीय एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं कि कृषि ऋण का लक्ष्य कितना है। आगे देखिए, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की अप्रयुक्त राशि से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र के लिए बजट में ऋण अलाट है, अगर वो नहीं खर्च हो पाया तो उससे यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च कर दिया गया है अगले 3 वर्षों के लिए। अब ये हाई टेक्निकों पर आपको ट्रेंड करेंगे, आर्टिफिशियल IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल, इन सब चीज़ों के बारे में अब आपको कौशल से युक्त इस योजना के तहत किया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पीसीएस 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाने के लिए बजट में घोषणा की गई है, तो 30। पीएम प्रणाम रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, वैकल्पिक उर्वरक प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम की बात घोषणा की गई है कि आप रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें, मृदा का परीक्षण कराएं, जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक तत्व का उपयोग करें, और वैकल्पिक उर्वरकों में, जैव उर्वरकों में, गोबर खादों में, जैविक खाद, गोबर खाद, इनका प्रयोग खेतों में करें, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति ज़्यादा क्षीण न हो और पॉल्यूशन भी न हो, और जो खाद्यान्न आपके द्वारा उत्पादित किया जाए उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो ताकत है, वो ज़्यादा मात्रा में हो। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसकी जो पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है उसको आप देखिए। रिस्टोरेशन जमीन की उर्वरा शक्ति को प्राप्त कर लेना, अवेयरनेस है, नरिशमेंट है, पोषण है, और एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, अपनी माँ की रक्षा की बात की गई है। महिलाओं की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किया गया है। 2 वर्षों के लिए इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, और 7.5% ब्याज की दर आपको प्राप्त होगी। मिफ्टी योजना है, मैंग्रोव सुरक्षा से संबंधित है। बजट में इसकी घोषणा की गई है। मैंग्रोव जो वन है, उनकी तटों पर स्थिति है, तटों पर उनको नुकसान न हो और वो नष्ट न हो, उनकी सुरक्षा के लिए मिफ्टी योजना की घोषणा की गई है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना एग्री स्टार्टअप के लिए, एग्री स्टार्टअप नए उद्यमियों को, नए युवाओं को आकर्षित करने के लिए कि वो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ाएं और बनाएं, उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की गई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक के लिए है कि सिकल सेल ये आरबीसी से संबंधित बीमारी है, जिसमें इसके उन्मूलन के लिए 2047 का लक्ष्य रखा गया है। और अभी पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया है कि शहडोल मध्य प्रदेश से इसको प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए। ये बजट से संबंधित प्रमुख प्रावधान और घोषणाएं थीं। प्रमुख तथ्य विविध देखिए। अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण से है। 2 फरवरी को रामसर में 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इसके अंतर्गत स्थलों को सुरक्षित रखा जाता है। उसी में अमृत धरोहर योजना को प्रारंभ किया गया है। मणिपुर में शांति समिति का गठन हमने पिछले महीनों में देखा है। 3-4 मणिपुर में 2 जनजातीय समुदायों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, और उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई, और कई बड़ी विभत्स घटनाएं भी सामने आई, जो आम जनमानस के बीच बड़ा चर्चा का विषय रही। तो उसमें जो शांति समिति गठित हुई, उसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में, और जो हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में। न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए टीवी सोमनाथन समिति, जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद से लोगों को मिल रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% व्यक्ति के
आप जब नियुक्त होंगे तो आपका 10% कटता है आपके बेसिक और डीए से, और 14% गवर्नमेंट उसमें मिला करके एनएफडीएल के पास उस पैसे को जमा कर दिया जाता है, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी में लगता है पैसा और मार्केट के आधार पर वो बढ़ता है। उसकी समीक्षा के लिए टीवी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया। पूरे देश में इस समय सरकारी कर्मचारियों, नौकरी वालों द्वारा पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन का एक माहौल बना हुआ है। कुछ राज्यों में उसको लागू भी किया गया है। इससे इस माहौल ने राजनीतिक मुद्दे के रूप में पकड़ बना ली है और इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने टीवी स्वामीनाथन समिति का गठन किया है। विश्व काफी शिखर सम्मेलन 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 दिल्ली के प्रगति मैदान में, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। ये सारे सम्मेलन हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। G20 का विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ है। विषय था विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, भारत की पहली सौर कार ईवा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो की घोषणा की गई है, जिसका नाम होगा 2023 के अंत तक इसको चलाने के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री वैष्णव जी ने कहा है, और ये कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर इसको चलाया जाएगा। बाद में इसका विस्तार आगे किया जा सकता है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का है। परीक्षा आपकी बीपीएससी की नज़दीक है और परीक्षा तक हम आपका करंट का क्विक रिवीजन इस तरह से कराते रहेंगे जिससे आपको परीक्षा में सहूलियत रहे और आप परीक्षा में बड़ी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। इसके पीडीएफ जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे। शेष अगले वीडियोज में।